नियतिकृतनियमरहितां ह्लादैकमयीमनन्यपरतन्त्रां नवरसरुचिरां निर्मितिमा दधति भारती कवेर्जयति। यह काव्यप्रकाशस्य पाठक्रमे द्वितीये उल्लासे पाठः प्रवर्तते, यत्र द्विविधामपि शब्दमूलां व्यञ्जनाम् अभिधाय इदानीं द्वितीयायाः तन्नाम शाब्दीमूलायामेव यः द्वितीयः भेदः अस्ति अभिधामूलव्यञ्जनाख्यः, तस्य निरूपणाङ्गतया गते पाठे अभिधानियामकान् आचार्यः व्याकरोत्। अस्तु, तत्र आचार्य भर्तृहरेः अभिधानियामकानां या कारिका अस्ति तद्गतान् सर्वानपि अभिधानियामकान् सोदाहरणम् आचार्य मम्मटः प्राचीकटत्। इदानीं कथम् इयं व्यञ्जना भवति तत्तादृशं पद्यम् अत्र उदाहरणतया प्रस्तौत्याचार्यः, यत्र अभिधामूला व्यञ्जना अस्ति, अर्थात् अनेकार्थकशब्दप्रयोगस्थले कथं तत्र अभिधातः अन्या काचित् वृत्तिः तात्पर्यविषयमपि द्वितीयम् अर्थम् उपस्थापयति इति अस्य उदाहरणस्य दर्शनेन वयं ज्ञास्यामः। अस्तु, पश्यामः। यथा भद्रात् मनो दुरधिरोहतनुर्विशाल वंशोन्नते कृतशिलीमुखसङ्ग्रहस्य यस्यानुपप्लुतगते परवारणस्य दानाम्बुसेक सुभगः सततंकरोऽभूत्। यह किसी राजा का वर्णन का प्रसंग है और वहाँ कवि ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रहा है जिसका एक अर्थ राजा है और दूसरा अर्थ जिसका हाथी है। तो राजा के विशेषण के रूप में भी जिन शब्दों को वह लेकर आता है कवि, वे शब्द भी श्लिष्ट हैं, अर्थात उनके भी माने विशेषण पदों के भी दो दो अर्थ हैं। माने एक ऐसा अर्थ है जो राजा के पक्ष में है, प्राकरणिक अर्थ है, और दूसरा हाथी के पक्ष में भी उन विशेषण पदों का अर्थ संगत होता है। ठीक है, तो पहले जो अब देखिए अनेकार्थक शब्द है यहाँ पर, तो जहां अभिधा का नियमन होने वाला है, ठीक है, क्योंकि आपने लक्षण पढ़ा है अभिधा मूल व्यंजना का, यत्र कस्यचित् अनेकार्थस्य शब्दस्य अभिधा प्रकरणादिभिः प्रकरणादिषु अन्यतमेन नियामकेन नियंत्रिता भवति, तदा तस्य शब्दस्य यः अप्राकरणिकः अर्थः उपतिष्ठति। श्रोतुः वासना बलात् तत्तादृशस्य अप्राकरणिकार्थस्य उपस्थितिं व्यञ्जना कारयति, सा एव अभिधामूल व्यञ्जना अस्ति। अतः तत्र प्रथमतया अभिधामूल व्यञ्जनस्थले अनेकार्थक शब्द प्रयोगः अस्माभिर्द्रष्टव्यः। देखिए यहाँ पर अनेकार्थक शब्द का प्रयोग है, लेकिन प्रकरण जो है वह राजा का है, तो उस प्रकरण से यहाँ पर अभिधा का नियमन राजरूपार्थ में उन पदों का हो जाएगा। तो पहले जो उसका प्राकरणिक अर्थ है वो जान लीजिए। यहाँ पर ये लिखते हैं, देखिए, तो भद्रात् मनः यस्य राज्ञः करः सततम दानाम्बुसेक सुभगः अभूत। जिस राजा का जो हाथ था वह निरंतर दान करने से, दान संबंधी जो जल होता है ना, दान करते समय संकल्प के निमित्त जो जल लिया है, सेक जो हुआ है, उस सेक से
अंबुसेक से, है ना, दान निमित्तम यदंबु दानाय अंबु दानस्य अंबु तस्य दानांबुनः यः सेकः प्रवाहः स्पर्शः तेन सुभगः मनोहरः करः नाम हस्तः यस्य। ठीक है, ऐसा जिसका हाथ हो गया है। अब वो राजा कैसा है? यस्य तो राजा के पक्ष में सभी विशेषण जो है षष्ठ्यंत उनका अर्थ करेंगे। तो राजा कैसा है तो बता रहे हैं कि भद्रात्मा है यह राजा। भद्रम अर्थात शोभनम, आत्मा नाम स्वरूपम यस्य, भद्रः आत्मा यस्य, सुंदरम स्वरूपम यस्य, तादृशस्य सुरूपस्य भद्रात्मनः तस्य। और कैसा है राजा? तो दुरधिरोह तनोः दुखेन अधिरोढ़ुम योग्या तनुः यस्य। माने जिसका जो शरीर है वो बहुत दृढ़ है, बलिष्ठ है यह राजा, शरीर से भी कोई इसको ऐसे ही नहीं जीत सकता, माने बल में भी। तो दुरधिरोह तनुः राजा, तस्य दुरधिरोह तनोः राज्ञः करः। और कैसा है वो राजा? तो विशाल वंशोन्नते है, विशाला अर्थात महती, वंशस्य उन्नति ही यस्य, माने प्रकृष्ट बड़े कुल में उत्पन्न हुआ है ऐसा जो राजा है, विशाल वंशोन्नति वाला है। और कैसा है? कृतशैली मुख संग्रहस्य, कृतः शिलीमुखानाम अर्थात बाणानाम संग्रह येन, शिलीमुख शब्द का अर्थ बाण होता है। तो कर लिया है बाणों का संग्रह जिसने, माने इसके पास, क्योंकि ये शूर है तो बाणों का संग्रह करता है, बाणों का इसके पास कलेक्शन है। तो कृत शिली मुख संग्रहस्य। और कैसा है? अनपप्लुत गते है, अनपप्लुता अर्थात उपप्लुता अर्थात बाधिता, अनपप्लुता अर्थात अबाधिता। तो अबाधिता गतिर्नाम ज्ञानम यस्य, असौ शास्त्रज्ञोऽपि अस्ति भूपतिः। तो गति शब्दः अत्र ज्ञानार्थकः अस्ति। तो अबाधिता अर्थात शास्त्रेषु अकुंठितम् अस्ति, ज्ञानम यस्य गतिर्यस्य तादृशस्य अनपप्लुतगतेः। ठीक है, परेषां वारणः, शत्रुओं का जो नाशक है, परवारणः, पर शब्द का अर्थ शत्रु है, वारण शब्द का अर्थ है उनको, उनका नाश करने वाला, उनको दूर करने वाला। तो परवारणः अर्थात शत्रुनाशकः, तस्य परवारणस्य शत्रुनाशकस्य राज्ञः। तो एतावन्ति षष्ठ्यन्तपदानां पदानि यानि सन्ति तेषां यस्य इति राज्ञः बोधके सर्वनामपदे अन्वयः। एवं भूतस्य राज्ञः करः हस्तः सततम् अर्थात नित्यं दानाम्बुसेक सुभगः, दान संबंधी अंबुसेकेन सुभगः सुंदरः अभूत। इस तरह से इस पद्य का जो एक अर्थ है राजा के पक्ष में वह संगत होता है। अब देखिए यहाँ पर जितने पद दिए गए हैं राजा के विशेषण के रूप में वो आपको बताया था, सभी श्लिष्ट हैं। इसीलिए दूसरा जो अर्थ है, जिस अर्थ का ज्ञान अभिधा अब नहीं करा सकती, चूंकि यहाँ प्रकरण से इन शब्दों की अभिधा का नियमन एक अर्थ में हो चुका है जो अभी आपको हमने बताया। तो अब अगर आपको, अब यहाँ पर एक बात ये समझ लेनी चाहिए कि सभी जगह ऐसा अर्थ नहीं आता है। जहां तात्पर्य है कवि का उस प्रकार के द्वितीय अर्थ में भी वहीं पर उस प्रकार के अर्थ की उपस्थिति व्यंजना कराती है। तो वहां पर तात्पर्य का बोध रहना चाहिए, कवि के तात्पर्य का। तो अब तात्पर्य का निश्चय कैसे करते हैं कि कवि जो है वह इन सभी अर्थों के जो वाचक अन्य शब्द हैं जिनका एक ही अर्थ है, उन शब्दों को छोड़ करके एतेषाम अर्थानाम राजपक्षे यावतः अर्थान इदानीम अहम व्याख्यातवान
तावताम् अर्थानां वाचकाः तादृशा अपि शब्दाः सन्ति येषां त एव अर्थाः सन्ति, अर्थात एक एव अर्थः अस्ति। तो तादृशान् एकार्थवाचकान् तेषाम् अर्थानाम् एकार्थवाचकान् तान् शब्दान् विहाय एतादृशान् शब्दान् अत्र प्रायुङ्क्त कविः, येषां शब्दानाम् अन्येपि अर्थाः इतरेपि अर्थाः सन्ति एतेभ्यः अर्थेभ्यः। ठीक है, इन अर्थों से पृथक कुछ उनके अलग भी अर्थ हैं। ऐसे शब्दों का जो प्रयोग है वह प्रयोग ही यहाँ पर कवि के तात्पर्य का निश्चायक होता है, ऐसा कुछ समीक्षकों का अभिमत है। तो देखिए, अब इसका द्वितीय जो अप्राकरणिक अर्थ है, जो व्यंजना का विषय है, उसको देख लेते हैं। तो अब यहाँ पर गज पक्ष में अर्थ करेंगे। तो भद्रात्मा, आत्मा शब्द अत्र जातिपरकः। तो भद्र जाति, यह गज की एक जाति होती है भद्र। तो भद्र जाति वाला यह क्या है, गज है। तो यस्य गजस्य। अच्छा, पहले दानाम्बु से एक सुभग इस मुख्य शब्द को देख लीजिए। तो वहां पर देखिए, हमने राजा के पक्ष में अर्थ किया था, दान शब्द का अर्थ किया था दान जो क्रिया है, स्वत्व त्याग पूर्वक जो वस्तु का विनियोग करता है कोई भी व्यक्ति, वो दाता होता है, उस क्रिया को दान कहते हैं। ठीक है, तो दान वहां क्रिया थी, यहाँ क्या है, दान माने हाथी के मस्तक पर जो एक जल बहता है, उसका जो पसीना होता है, उसको मदजल कहते हैं, उसको दान कहते हैं, दान जल। दानाम्बु अर्थात मदजल। तो दानाम्बु अर्थात मदजलम, तस्य यह सेकः प्रवाहः तेन सुभगः। तो निरंतर मदजल बहता है भद्र जाति का जो हाथी होता है उसका। तो अब जो हाथी का मदजल होता है वह सुगंधी होती है, उसमें सुगंध होता है, सुगंधी होता है वह। तो उससे क्या होता है, भ्रमर उस पे उससे आकृष्ट होकर के उस पे मंडराने लगते हैं, उन्हें सुगंधी होता है, उसमें गंध, अच्छी गंध होती है। तो अब मनुष्य का जो मदजल है, माने मनुष्य का जो स्वेद है, उसको बहने से तो उससे दूर जाते हैं लोग, उसमें से तो दुर्गंध आती है। लेकिन हाथी का ये मदजल का प्रभाव है कि वह सुगंधी होता है। तो तस्य मदजलस्य दानाम्बुनः सेकेन सुभगः सुंदरः। अब यहाँ पर जो कर शब्द है वह भी द्वयार्थक है। उसका अर्थ अब हम करेंगे। कर शब्द का अर्थ शुंडादंड, हाथी का जो सूंड होता है उसको भी कर कहते हैं। तो निरंतर मदजल के बहने से सुंदर हो गया है, मनोहर हो गया है, स्पृहणीय हो गया है सूंड जिसका, ऐसा वह हाथी। तो कस्य हस्तिनः कस्य गजस्य एवं मदजलस्य प्रवाहेण शुंडादंडः सुभगः अभूत्। इदानीं तस्य विशेषणानि उपादीयन्ते। पश्यन्तु। तो कैसा है वो, तो पहले तो बताया भद्रजातीयः तस्य भद्रजातीयस्य गजस्य। और कैसा है वो, अब ध्यान रखिएगा, द्वितीय पक्ष में जितने भी अर्थ किए जा रहे हैं, यद्यपि इन सभी शब्दों में, इन सभी अर्थों में इन शब्दों की शक्ति थी, ये सभी शब्द इन अर्थों में संकेत इनका था, लेकिन यहाँ पर प्रकरण से अभिधा का नियमन राजा रूप अर्थ के पक्ष में हो गया है। इसीलिए अब इन शब्दों के जो अर्थ आएंगे वे अभिधा का विषय नहीं बन सकते, उनको व्यंजना बताएगी, यही अभिधा मूल व्यंजना है। तो देखिए, तो पहला तो हो गया भद्र जाति वाला है। और कैसा है, दुरधिरोह तनोहो, हाथी को तो हम जानते ही हैं, हस्तिनः शरीरम हस्तिनः तनुः सुखेन अधिरोढ़ुम योग्या न भवति, है ना। कोई सीढ़ी लगा करके चढ़ता है, कोई किसी ऊंचे स्थान पर जाकर के हाथी पर चढ़ता है। जो महावत होता है वो तो इतना प्रवीण हो जाता है, उसकी विद्या जान लेता है कि उसको कुछ इशारा करता है और वो अपने सुंडादंड को ही झुका देता है और उस पर पैर रख करके जो महावत है वो चढ़ जाता है। खैर जो भी हो, लेकिन हाथी का जो शरीर होता है वो कैसा होता है, दुराधिरोह होता है, उसको आराम से नहीं
उसके ऊपर चढ़ा जा सकता। तो दुरधिरोह तनोहो तस्य गजस्य। और कैसा है? विशाल वंशोन्नते है। तो विशालश्चासौ वंशः। यहाँ पर वंश शब्द का अर्थ आपको कुल नहीं करना है। वंश शब्द का अर्थ अब आप करेंगे बांस जो होता है ना, इसकी बंसी बनती है वो। तो विशालश्चासौ वंशः, विशाल वंशः, तस्य उन्नतिः इव, उन्नतिः यस्य, सह विशाल वंशोन्नतेः। ऐसा हम सप्तम्यंत बहुव्रीहि करेंगे। इसमें जो उपमान पद, पूर्व पद जो वार्तिक है ना, जो सप्तमी और उपमान वाची जो पूर्व पद रहते बहुव्रीहि समास करता है और पूर्व पद के उत्तर पद का लोप करता है, मृग नयना इत्यादि में जो समास होता है वही समास करेंगे। विशाल वंश उन्नतिरिव उन्नति ही यस्य, माने ऊंचे ऊंचे बांसों के समान उन्नति है जिसकी, औन्नति है जिसका, खूब ऊंचा है इसका विग्रह जो है, इसीलिए तो विशाल वंशोन्नते है। और कैसा है? तो कृत शिलीमुख संग्रहस्य, कृतः शिलीमुख, शिलीमुखानाम संग्रहः। तो यहाँ पर शिलीमुख शब्द का अर्थ करेंगे बाण न करके द्विरेफ अर्थात भ्रमर। तो आपको बताया था कि जब मदजल बहता है हाथी का तो उससे आकृष्ट हो, लुब्ध होकर के भ्रमर उसके आसपास मंडराने लगते हैं। तो कृतः शिलीमुखानाम अर्थात भ्रमराणाम संग्रह येन तस्य कृत शिलीमुख संग्रहस्य गजस्य। और कैसा है वो? अनपप्लुत गते है। ये भी बहुत प्रसिद्ध है आजकल, आप जानते हैं लोक में हाथी की जो गति होती है वह अनपप्लुता होती है, नहीं केनापि प्राणिना सा गति बाधितुम योग्या। हाँ, उसको कोई रोक नहीं सकता। तो अनपप्लुता अर्थात अबाधिता गति। यदा कश्चित् गच्छति गजः तदा तम गच्छन्तम अवरोद्धुम नहीं कश्चित् समर्थः। तो वही अनपप्लुत गते है, अबाधित गमनस्य। यहाँ पर गति शब्द का अर्थ गमन ही करेंगे, भावार्थक तिन प्रत्यय है, वहां के समान यहाँ ज्ञान अर्थ नहीं करेंगे। तो अनपप्लुत गते है अर्थात अबाधित गमनस्य परवारणस्य, वारणो नाम हस्तिः, तस्य परवारणस्य उत्तम गजस्य दानाम्बुसेक सुभगः करः सततम अभूत। उस प्रकार का जो हाथी था उसका जो सुंडा दंड था वह निरंतर मदजल के बहने से सुंदर हुआ। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इन्होंने आचार्य मम्मट ने तो बताया नहीं है, इसके टीकाकार बताते हैं कि यहाँ पर अनेकार्थक शब्द का प्रयोग हुआ है जो कि पहली योग्यता है विधा मूल व्यंजना की, कि कर, शिली, शिली मुख, वारण, है ना, भद्रादि जो शब्द हैं वे सभी श्लिष्ट शब्द हैं। तो अनेकार्थक शब्दों का प्रयोग तो है ही, और उन अनेकार्थक शब्दों के प्रयोग होने पर प्रकरण रूप अविधा नियामक से राजा के पक्ष में उन सभी पदों का अर्थ जो है वो कर दिया जाता है अविधा के द्वारा, माने अविधा उन अर्थों में नियंत्रित हो जाती है। लेकिन नियंत्रित होने के बाद भी कवि का तात्पर्य का जो विषय है अस्थि रूप अर्थ, वह भी वहां पर उन पदों के द्वारा बताया जाता है, लेकिन उन पदों की अविधा अब उन अर्थों को नहीं बता सकती। इसीलिए द्वितीय आपने जो गजरूप अर्थ जाना या गज के पक्ष में जितने भी विशेषण पद थे उनका अर्थ जाना, वे सभी अर्थ व्यंजना से उपस्थित होते हैं। इस प्रकार से यहाँ पर ये जो द्वितीय अर्थ है वह अविधा मूल व्यंजना का विषय है, वही इसका उदाहरण है। तो यहाँ पर दो बातें समझ लेनी चाहिए। एक तो यह कि यह अर्थ गजरूप अर्थ जो अप्राकरणिक अर्थ है वह व्यंजना का विषय है, और दूसरा राजा और गज
ये जो दोनों अर्थ हैं, प्राकरणिक और अप्राकरणिक अर्थ, इन दोनों के मध्य में आपको उपमान उपमेय भाव मानना पड़ता है, नहीं तो असंबद्धार्थ द्वयबोधकता वाक्य में आने लगेगी और जिससे वाक्य भेदापत्ति होगी। तो इसीलिए इन दोनों अर्थों का, प्राकरणिक और अप्राकरणिक अर्थों का बोध कराने वाला जो एक वाक्य है उसमें वाक्य भेदापत्ति न हो, इसीलिए हमको क्या है, इन दोनों का संबंध मानना होगा, क्योंकि एक वाक्य दो असंबद्ध अर्थों का बोध नहीं करा सकता। इसीलिए प्राकरणिक और अप्राकरणिक जो दो अर्थ हैं, राजा और हाथी, इन दोनों में हम उपमानोपमेय भाव भी मान लेते हैं कि अत्र हस्ति उपमानमस्ति राज्ञः उपमेयस्य। तो यहाँ पर राजा और हाथी की उपमा है, माने हाथी की उपमा है यहाँ पर, माने हाथी का सादृश्य है राजा में, ठीक है। तो इस प्रकार से तो यह जो उपमान उपमेय भाव है अर्थात उपमा अलंकार है, वह भी व्यंजना का विषय है। अस्तु इत्थम् अभिधामूल व्यंजनायाः अत्र द्वितीयः अप्राकरणिकोऽपि अर्थः विषयः, पुनश्च उभयोः प्राकरणिकाप्राकरणिकार्थयोः सम्बन्धः यः अस्ति उपमानोपमेय भावः तद्रूपः अलङ्कारो वा सोऽपि अभिधामूल व्यंजनायाः एव विषयः। पंडितराज जगन्नाथस्तु अत्र किञ्चित् अन्यथैव ब्रूते यत् कि अत्र द्वितीयः यः अर्थः अस्ति प्राकरणिकः अर्थः स तु अभिधामूल व्यंजनायाः विषयः नास्ति, केवलं तयोः उपमानोपमेय भावरूपः यः अर्थः अस्ति, सम्बन्धरूपः यः अर्थः अस्ति, उपमा अलङ्कारः यः अस्ति, स एव व्यङ्ग्यः, स एव अभिधामूल व्यंजनायाः विषयः। तो एवं तत्र तस्य पंडितराजस्य युक्तयः सन्ति बहव्यः, ताः परीक्षणीयाः, ताः द्रष्टव्याः। अत्र तु वयम् आचार्य मम्मटस्यैव हृदयं पश्यन्तः गच्छामः। तो अत्र आचार्य मम्मटस्तु इत्थं कथयति यत् अत्र उभौ इमौ अर्थौ व्यङ्ग्यौ स्तः अप्राकरणिकार्थः तयोः उपमानोपमेय भावश्च। अस्तु, तो इस प्रकार से अभिधामूलक व्यंजना का ये उदाहरण सिद्ध हुआ। अब ये बता रहे हैं कि प्रत्येक शब्दवृत्ति में यही क्रम इन्होंने लिया है कि पहले शब्दवृत्ति का बताते हैं, पहले अर्थ का संकीर्तन कर दिया, फिर शब्दवृत्ति का बताते हैं, फिर उसके बाद उसका जो शब्द है आश्रय वृत्ति का उसका बताते हैं। तो अभी इन्होंने व्यंजना का बताया, अब उसको बता रहे हैं। तद्युक्तो व्यंजक शब्दः तया व्यंजनया व्यंजनाख्येन व्यापारेण युक्तः यः शब्दः अस्ति सः व्यंजकः शब्दः उच्यते। अस्माभिः अस्य उल्लासस्य आदावेव त्रयाणां शब्दानाम् उद्देशः विहितः। वाचक लाक्षणिक व्यंजकाः एते त्रयः शब्दाः भवन्ति। तत्र अभिधास्थले वाचकशब्दः निगदितः, लक्षणास्थले च लाक्षणिकस्य शब्दस्य मीमांसा विहिता। इदानीं व्यंजनायाम् उक्तायां सत्यां तेन युक्तस्य शब्दस्य व्यंजक इति संज्ञा इति वयं जानीमः। अस्तु, तद्युक्तः व्यंजन युक्तः माने व्यंजना रूप व्यापार से युक्त जो शब्द है उसको हम व्यंजक कहते हैं। यत्सोऽर्थान्तरयुक्त तथा अर्थोऽपि व्यंजकस्तत्र सहकारितया मतः। इदानीं यथा वयं व्यंजनायाः निरूपणे अथवा शब्दवृत्तीनां निरूपणे यतः अस्माकं प्रवृत्तिः जाता, ततः इयं शाब्दी व्यंजना, इयं शाब्दी व्यंजना, इयं शाब्दी व्यंजना इति वदामः। अर्थात् इयं शब्दस्य व्यंजना अस्ति, नाम शब्द एव प्रधानतया अत्र व्यंजकः अस्ति। तेन आचार्य मम्मटस्य यास्ति प्रतिज्ञा शब्दार्थयुगलस्य काव्यत्वं, शब्दार्थयुगलस्य ध्वनित्वं, तस्याः प्रतिज्ञायाः विरोधो भवति। किमर्थं शब्दमात्रस्य काव्यत्वे अथवा शब्दमात्रस्य व्यंजकत्वे अर्थमात्रस्य व्यंजकत्वे आचार्येण विहितायाः प्रतिज्ञायाः विरोधो भवति। अतः
नहि शब्दमात्रस्य व्यञ्जकत्वं भवति नहि अर्थमात्रस्य व्यञ्जकत्वं भवति इति विषयम् अत्र व्याकरिष्णुः इत्थं कथयति। पश्यन्तु अन्ते उल्लासस्य। देखिए, क्योंकि यस्मात्, यत् अर्थात यस्मात्, सः अर्थांतर युक् अस्ति, क्योंकि वह जो है, अब स से यहाँ पर शब्द लेना है, जिस शब्द का आपको बताया ना अभी व्यंजक शब्द है, उसको लेना है। क्योंकि वह जो शब्द है जिसको आप व्यंजक कह रहे हो, वह अर्थांतर युक होता है ना। अब यहाँ पर अंतर शब्द का अर्थ अन्य न करके व्यवधान करना चाहिए, है ना। ये ध्यान रखना, अर्थांतर का अर्थ यहाँ पर वाच्य से अन्य लक्ष्य व्यंग्य नहीं करना चाहिए। अंतर शब्द का अर्थ यहाँ व्यवधान करना चाहिए, क्योंकि वह जो व्यंजक शब्द है वह व्यंग्यार्थ तक पहुंचने के लिए वाच्य की सहायता लेता है, वाच्य के द्वारा ही व्यंग्यार्थ प्रतीति को कराता है। माने वाच्यार्थ को भूमि बना करके ही व्यंजक जो शब्द है वह व्यंग्यार्थ की प्रतीति कराता है। तो व्यंग्य अर्थ और व्यंजक शब्द के मध्य में कौन रहा व्यवधान? तो वाच्य अर्थ रहा। तो अर्थः अर्थात स्वशक्यः। पश्यन्तु, यदि भद्रात्मनः इति शब्दस्य भद्रजातीय रूपः यः व्यंग्यार्थः अस्ति, तस्य व्यंग्यार्थस्य भद्रात्मा शब्दः व्यंजकः अस्ति। अस्तु, परन्तु अस्य व्यंजकस्य भद्रात्मा इति व्यंजकस्य शब्दस्य भद्रजातीयः गजः इति व्यंग्यार्थस्य मध्ये कश्चिदपरोऽपि अर्थः अस्ति। सः कः? तो यह राजरूपे अर्थे आसीत्। वो कौन सा अर्थ था? तो सुंदर रूपस्य, सुंदर रूपम। जो वाच्यार्थ था ना भद्रात्मा शब्द का, जिसमें अभिधा का नियमन हुआ था, वह अर्थ भद्रात्मा शब्द और भद्र जातीय गज इस व्यंग्यार्थ के मध्य में रह रहा है, क्योंकि व्यंजना की प्रवृत्ति पश्चात होती है। जब अभिधा के द्वारा, प्रकरणादि के नियंत्रण से अभिधा के द्वारा प्राकरणिक अर्थ की उपस्थिति हो जाएगी, उसके बाद व्यंजना को अवकाश मिलता है अप्राकरणिक अर्थ का बोध कराने का, माने उपस्थिति कराने का। तो कहने का अभिप्राय यह है कि भद्रात्मा व्यंजक शब्द और उसके व्यंग्यार्थ के मध्य में एक वाच्य अर्थ रहता है, उसी को कह रहे हैं सह व्यंजक शब्द अर्थांतर युक्त भवति, अर्थात स्वशक्य व्यवधानेन, स्वशक्यस्य व्यवधानेन युक्तो भवति। युग अर्थात युक्तः, अपने वाच्यार्थ के व्यवधान से युक्त होता है। इसीलिए यस्मात् इदं भवति तस्मात् तद् भवतु। क्योंकि वह शब्द, व्यंजक शब्द वाच्यार्थ के व्यवधान से युक्त होता है, वाच्यार्थ के व्यवधान वाला होता है, इसीलिए अर्थोपि व्यंजकस्तत्र, तत्र अर्थात तादृश्यां व्यंजनायाम। अभी जो आपने व्यंजना जानी है, भद्रात्मनो दुरतरो हतनोर्विशालः इत्यस्मिन् पद्ये, तस्यां व्यंजनायां यथा भद्रात्मादि शब्दाः व्यंजकाः, तथैव तेषां वाच्याः अपि, तेषां वाच्यार्थाः अपि व्यंजकाः संपद्यन्ते। अस्तु, तो केवलं शब्दस्य व्यंजकत्वं नास्ति, सहकारी रूपेण तेषां वाच्याः अपि तत्र व्यंजकताम् उपपद्यन्ते, व्यंजकत्वम् आसादयन्ति। केवल शब्द की ही व्यंजकता नहीं होती है, अर्थ भी। हाँ, बस अब यहाँ पर सहकारितया ये जो पद है, इसी में पूरा यह है रहस्य है कि वस्तुतः जो शाब्दी व्यंजना, अर्थी व्यंजना इस प्रकार के व्यवहार किए जाते हैं, वो प्राधान्य की अपेक्षा से किए जाते हैं।
कि कहाँ पर किसकी प्रधानता से व्यंजना हो रही है। तो यद्यपि अत्र वाच्याः व्यञ्जकाः सम्पद्यन्ते परन्तु तेषाम् अर्थानाम् अत्र प्राधान्यं नास्ति। अत्र तु भद्रात्मादीनां शब्दानामेव व्यञ्जनायां प्राधान्यमस्ति, अतः प्राधान्येन व्यञ्जकाः ते शब्दाः सन्ति, परन्तु सहकारितया तेषाम् अर्थाः अपि व्यञ्जकाः सम्पद्यन्ते, अतः उभयोः व्यञ्जकत्वम् अत्रापि अस्ति। अतः प्रथमोल्लासे विहितायाः प्रतिज्ञायाः विरोधो न शंकनीयः आचार्यस्य। अत्र अस्तु, तो यहाँ पर भी दोनों व्यंजक हो गए और हमारा जो शाब्दीय व्यंजना इस प्रकार का व्यवहार था वह भी उपपन्न हो गया। ठीक है, तो बता दिया कि वह व्यवहार प्राधान्य की अपेक्षा से होता है। शाब्दीय व्यंजना अर्थात जहाँ शब्द प्रधान रूप से व्यंजक है ऐसी व्यंजना, तो अब वहां पर ये अंडरस्टूड है कि अर्थ सहकारी होगा। और अभी इसके बाद आप जो पढ़ने वाले हैं तृतीयोल्लास में, वह आर्थी व्यंजना है। तो उसका मतलब ये हुआ कि वहां पर अर्थ जो है वो प्रधान रूप से व्यंजक है और शब्द वहां पर सहकारी होता है, क्योंकि जब तक वाचक शब्द ही नहीं होगा तब तक अर्थ की उपस्थिति ही नहीं होगी। तो अनुपस्थित अर्थ तो व्यंजना नहीं करा सकता ना। तो वो अंतिम में कहेंगे शब्द प्रमाण विद्योर्थ विनक्त्यर्थांतरम यतः अर्थस्य व्यंजकत्वे तत् शब्दस्य सहकारिता, ऐसा तृतीय उल्लास के अंतिम में कहेंगे। तो खैर, इत्थम अन्यतरस्य प्राधान्यं भवति, अतः शाब्दी आर्थीति व्यवहारः उपपद्यते व्यंजनायाः। अस्तु, तो तथेति व्यंजकः, ठीक है, यत् सोर्थांतर युक्त तथा अर्थात व्यंजकः, क्योंकि वह जो शब्द होता है वह अर्थांतर के व्यवधान वाला होता है, माने अर्थांतर माने अर्थ के व्यवधान वाला होता है, इसीलिए अर्थ को भी वहां क्या कहना चाहिए, तथा कहना चाहिए, अर्थात व्यंजक कहना चाहिए। ठीक है, अस्तु, इत्थम काव्य प्रकाशे शब्दार्थ स्वरूप निर्णयो नाम द्वितीयः उल्लासः समाप्तिं गच्छति, यत्र काव्य लक्षणे लक्षणांशे विशेष्यतया उपात्तयोः शब्दार्थयोः स्वरूपं तयोः सम्बन्धानां शब्दस्य व्यापाराणां वा अपि स्वरूपं सम्यक् अभ्यधायि आचार्येण। इदानीं सम्बन्धेष्वेव व्यञ्जनाख्यः यः सम्बन्धः अस्ति, व्यञ्जनाख्यः यः व्यापारः अस्ति शब्दस्य, तस्य अपरमपि किञ्चित् अस्ति स्वरूपं, तदेव इदानीं व्याख्यायते। वस्तुतः अस्य संकेतस्तु द्वितीये उल्लासे एव प्रादायि ग्रन्थकृता। अर्थोऽपि व्यञ्जकस्तत्र न सर्वेषां प्रायशोऽर्थानां व्यञ्जकत्वमपीष्यते। सर्वेषां वाच्यस्य लक्ष्यस्य व्यङ्ग्यस्य च अर्थस्य अपि शब्दानां व्यञ्जकत्वं तु प्रसिद्धमेव, परन्तु अर्थापि व्यञ्जकाः भवन्ति। तो संकेतस्तु द्वितीयोल्लासे एव प्राप्तः अस्माभिः कि अर्थोऽपि व्यञ्जकः भवति, परन्तु कथं सर्वत्र अर्थस्य व्यञ्जकत्वं भवितुमर्हति वा? इदानीं तादृशीं मीमांसाम् अर्थगतायाः व्यञ्जनायाः विषयीकुर्वाणः आचार्य मम्मटः तृतीयम् उल्लासम् उपनिबध्नाति। अस्तु, पश्यामः। अर्थाः प्रोक्ताः पुरा तेषाम् अर्थात् शब्दानाम् इतः पूर्वं शब्दस्यैव द्वितीयोल्लासे प्रसङ्गः आसीत् व्यञ्जकत्वेन, तस्यैव स्वरूपम् अस्माकं बुद्धिविषयः अस्ति। अतः अत्र तदिति सर्वनामपदेन बहुवचनान्तेन शब्दस्य ग्रहणमस्ति इति निश्चेतव्यम्। तो कहते हैं कि तेषाम् अर्थात्
शब्दानां, अत्र शब्दाः सन्ति, यद्यपि वृत्तिशास्त्रे पुनः उद्देशं करोति, तेषाम् अर्थात् वाचकलाक्षणिकव्यञ्जकानां शब्दानाम् अर्थाः पुरा प्रोक्ताः। हमने द्वितीय उल्लास के प्रारंभ में ही तीनों शब्दों के अर्थ, है ना, बताया था ना, वाच्य लक्ष्य व्यंग्याः, ये बता दिए थे। अब तो चूंकि आपको अर्थगता व्यंजना बतानी है ना, अर्थगतायाः व्यंजनायाः निरूपणात् प्राक् अर्थस्य स्वरूपं पाठकानां बुद्धौ जागृतं स्यात्। तो तत्तु प्रागेव अभिहितं खलु स्वरूपम अर्थस्य, केवलं स्मारयत्याचार्यः कि भैया हम आपको दोबारा से अर्थ का स्वरूप नहीं बताएंगे, अर्थ हम पहले बता चुके हैं, अब हम उस अर्थ में रहने वाली व्यंजना को बताएंगे। ठीक है, तो अर्थाः वाच्यलक्ष्यव्यङ्ग्याः तेषाम् अर्थात् वाचकलाक्षणिकव्यञ्जकानाम् अर्थव्यञ्जकता उच्यते। इदानीं तदर्थगतानां वाच्यलक्ष्यव्यङ्ग्याद्यर्थगतानां अर्थगतां व्यञ्जकताम् आह ग्रंथकारः। उसको उनकी व्यंजकता को बता रहे हैं, कैसे वो व्यंजक बनते हैं अर्थ। अस्तु, गंगायां घोषः भद्रात्मनो इत्यादि स्थले तु शब्दगता एव व्यंजना आसीत्। अब शब्दगता का मतलब फिर से वही समझना है कि शब्दगता नाम शब्दमात्रगता नास्ति, परंतु प्राधान्येन शब्दस्य व्यंजकत्वमस्ति, अतः शब्दगता इति वयं व्यवहरामः। तत्र वयं शब्दगतां व्यंजनाम् अपश्यम्। इदानीम् अर्थगता, प्राधान्येन अर्थगता व्यंजना विचार्यते। अस्तु, सा कीदृशी अर्थगता व्यंजकता? इदानीम् आह वक्तृबोधव्यकाकूनां वाक्यवाच्यान्यसन्निधेः प्रस्तावदेशकालादेः वैशिष्ट्यात् प्रतिभाजुषाम् योऽर्थस्यान्यार्थति हेतुः व्यापारो व्यक्तिरेव सा। इदानीम् अन्तिमायां पंक्तौ एव अस्याः व्यञ्जकतायाः स्वरूपमस्ति, किं वा अर्थीव्यञ्जनायाः स्वरूपमस्ति, यत् यः अर्थस्य व्यापारः इत्यंशेन इयम् आर्थी अस्ति व्यञ्जना इति निश्चेतुम् अर्हाः वयम्। ये कैसी व्यंजना है? अर्थ की व्यंजना है, क्योंकि अर्थ से बोल दिया ना, यह अर्थ से व्यापार है। तो अर्थ का व्यापार है तो किसे बताएगा? अर्थ तो स्वयं ज्ञेय होता है शब्द के द्वारा। अरे ठीक है, यद्यपि अर्थ ज्ञेय होता है शब्द के द्वारा, लेकिन वह अभिधा लक्षणादि व्यापारों के द्वारा होता है। जब बात व्यंजना व्यापार की हो तो अर्थ से अर्थ भी जाना जा सकता है। ठीक है, अर्थ भी अर्थ को बता सकता है। तो वही कह रहे हैं अन्यार्थ धी हेतु। अन्यार्थो नाम शक्यात् अन्यः अर्थः, सख्यार्थ प्रतियोगिक भेदाश्रयः, सख्यार्थात् भिन्नः। वाच्य जो अर्थ है किसी भी शब्द का, उससे अन्य जो अर्थ है, उस अर्थ का जो ज्ञान, तस्य अर्थस्य या धीः अस्ति, अर्थात् ज्ञानम् अस्ति, तस्य ज्ञानस्य हेतुः तज्ज्ञानकारकः व्यापारः, अर्थगतः व्यापारः व्यक्तिः। अस्तु, व्यंजना नाम तो अर्थ का माने वाच्यार्थ। अब यहाँ पर वाच्य, अब अर्थ का मतलब है वाच्य ही नहीं करना है, क्योंकि पहले प्रतिज्ञा कर चुके हैं, पता है ना आपको, सर्वेषां प्रायशोऽर्थानां व्यंजकत्वमपीष्यते। तो अर्थ का माने वाच्य लक्ष्य व्यंग्य सामान्यस्य, कोई भी अर्थ हो सकता है, क्योंकि कोई भी अर्थ व्यंजक बन सकता है ना। अर्थस्य अर्थात् अर्थ सामान्यस्य माने यस्य कस्यापि अर्थस्य, तस्मात्
भिन्नार्थ ज्ञान कारकः, किसी भी अर्थ का उस अर्थ से भिन्न अर्थ का ज्ञान कराने वाला व्यापार जो है वो व्यंजना है। ठीक है, तो जैसे समान रूप से हम एक उदाहरण ले रहे हैं अभी, जो ग्रंथकार के उदाहरण है वो तो देखेंगे ही, कि कहीं पर किसी ने पर शब्द की विवक्षा से, है ना, घट शब्द बोला। ठीक है, तो अब मुख्यार्थवाद यहाँ नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना। लेकिन आप तो वहां पर आपको वक्तादि का वैशिष्ट जानना पड़ेगा। ये सब बातें बताएंगे अभी, लेकिन समान रूप से इतना समझ लीजिए कि अगर घट शब्द का उच्चारण कोई करता है और वहां किसी को अगर वैशिष्ट आदि वक्तादि के वैशिष्ट के ज्ञान से पट रूप अर्थ का बोध हो रहा है, तो वह जो बोध है वह घट रूप अर्थ में रहने वाली व्यंजना से होगा। या तो लक्षणा भी हो सकती है, खैर, क्योंकि मुख्यार्थवाद है। लेकिन जहां मुख्यार्थवाद नहीं है, माने वाच्यार्थ जहां उत्पन्न हो रहा है, वाच्यार्थ के उपपन्न होने पर भी जहां पर सहृदय की वासना के बल से कोई अन्य अर्थ उपस्थित हो रहा है, तो वह जो अर्थ है वह उस अर्थ वाच्यार्थ में रहने वाली या लक्ष्यार्थ में रहने वाली या व्यंग्यार्थ में रहने वाली व्यंजना के द्वारा बताया जाएगा। ठीक है, बस शर्त यह है कि चूंकि यहाँ पर मुख्यार्थवाद नहीं है, तो थोड़ा जो प्रमाता है ना, जो जिसको सामाजिक जो है, जिसको व्यंग्यार्थ का ज्ञान होना है, उसको थोड़ा यहाँ पर अवेयर होना पड़ेगा, उसको थोड़ा अधिक यहाँ पर ज्ञान होना चाहिए। क्योंकि लक्षणा के स्थल में तो मुख्यार्थवाद होता है, इसीलिए वहां तो आप व्यंग्य तक पहुंचते हो, है ना। लेकिन यहाँ पर लक्षण मुख्यार्थवाद नहीं होगा, तो अगर आप उतने ज्ञान वाले सामाजिक नहीं बन पाए, अगर आपकी वासना उतनी, काव्य वासना जो है उतनी परिपक्व नहीं है, तो फिर आपको व्यंग्यार्थ का बोध नहीं होगा। इसीलिए आरती व्यंजना जो है वह सामाजिक की अपेक्षा करती है, सामाजिक सापेक्ष व्यंजना होती है, हर किसी को ये नहीं होती। ठीक है, आरती व्यंजना जो होती है, देखिए, तो समान रूप से इतना जान लीजिए, सामान्य रूप से, कि जो अर्थ का व्यापार है और वाच्यार्थ से भिन्न, है ना, माने उस अर्थ से भिन्न अर्थ का बोध कराने वाला है, ऐसे उस व्यापार को हम व्यंजना कहते हैं और उसको हम आरती व्यंजना कहेंगे। सा व्यक्तिरेव। ठीक है, लेकिन किसी को भी हो सकता है क्या वो व्यंग्यार्थ का बोध? तो बोल रहे नहीं, प्रतिभा जुषाम, प्रतिभा नाम नवनवोन्मेषशालिनी या प्रतिभा अस्ति। इदानीं नवनवोन्मेषशालिनी प्रतिभा का अस्ति, हाँ, मतिः। तो कह रहे हैं कि काव्य वासना परिपक्व बुद्धयः ये सन्ति, हाँ, काव्य की वासना से परिपक्व बुद्धि वाले जो हैं, ऐसे सहृदयों को ही ये इस प्रकार का व्यंग्यार्थ का ज्ञान होगा। प्रतिभा जुषाम एवं यह अन्यार्थधी भवति। ठीक है, अब वो प्रतिभा जुट जो है ना, माने प्रतिभाशाली जो है, उनको भी कैसे ज्ञान से प्रतिभावान होना चाहिए, माने कैसा प्राधिभ अपेक्षित है उनका। तो कह रहे हैं कि वैशिष्ट्यात, एतेषाम वैशिष्ट्यात भवति, है ना। एक तो वो काव्य वासना परिपक्व बुद्धि तो है ही, लेकिन उनको इनके वैशिष्ट का ज्ञान होना चाहिए। किस किस का वैशिष्ट चाहिए भाई? तो बता रहे हैं, वक्तृबोधव्य काकूनाम वक्तुः बोद्धव्यस्य, हाँ, पदसमूहात्मना वाक्येन यह हृद्गतम अर्थम
श्रोत्रे निवेदयति सह वक्ता उच्यते। अपने मन में जो बात है उसको पद समूह रूप वाक्य से जो किसी को निवेदन करता है उसको वक्ता कहते हैं। तो ऐसा वक्ता बोद्धव्य माने जिसको बताया जा रहा है, जो माने जिसको बात कही जा रही है। बोधयितुम योग्यः यः अस्ति बोद्धा। तो बोद्धव्य माने जो श्रोता है, जिसको बात कही जा रही है। और काकू, तो काकू जो है वह हमारे कंठ की जो ध्वनि होती है उसका विकार है। ठीक है, काकू साहित्य के जो छात्र हैं वो जानते हैं इसके। काकू के कई अलंकारों में भी इसका प्रयोग आता है। तो काकू और वाक्य के वैशिष्ट्य से, है ना, जितने भी षष्ठ्यंत है ना, इन सभी का आपको वैशिष्ट्यात इस पंचम्यंत पद के साथ अन्वय करना है। ठीक है, प्रत्येक का। तो वक्तुः वैशिष्ट्यात, बोद्धव्यस्य वैशिष्ट्यात, काकोः वैशिष्ट्यात, वाक्यस्य वैशिष्ट्यात, वाच्यस्य वैशिष्ट्यात। वाच्य जो अर्थ है उसके वैशिष्ट्य का भी ज्ञान होगा तो प्रतिभावान जो जन हैं उनको इस प्रकार से अर्थ से अन्य अर्थ की प्रतीति होती है। और अन्य सन्निधि, है ना, व्यवहारे शब्द प्रयोगे कश्चित् वक्ता भवति कश्चित् श्रोता भवति। अर्थात कश्चित् हृद्गतम् अर्थं वाक्येन निवेदयति, कश्चिच्च तमर्थम् अधिगच्छति। वक्त्रा निवेद्यमानमर्थं हृदि करोति, है ना, सः श्रोता। इदानीम् एताभ्यां वक्तृ-श्रोतृभ्यां भिन्नः यः कश्चित् उदासीनः अस्ति सः अत्र अन्यपदवाच्यः अस्ति। ठीक है, वक्ता और श्रोता से दूसरा कोई उदासीन, जिसके लिए वो वाक्य उस तरह से नहीं कहा जा रहा है, ऐसे व्यक्ति को यहाँ पर अन्य कहा गया है। तो कभी अन्य की जो सन्निधि है उस सन्निधि के वैशिष्ट्य का ज्ञान भी अर्थ से अर्थांतर की प्रतीति कराता है। ठीक है, इसका भी ज्ञान होना चाहिए। प्रस्तावदेश कालादेह। ठीक है, यहाँ पर इन दोनों पदों में समाहार द्वंद्व है, इसीलिए एकवद भाव है, षष्ठी के एक वचन का प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो प्रस्तावस्य, देशस्य, कालस्य च आदेः, आदि शब्द का भी प्रयोग किया है। तो प्रस्ताव शब्द का अर्थ होता है प्रकरण, माने जिनको प्रकरण का ज्ञान है उनको भी ऐसे सामाजिकों को ऐसे प्रतिभावान जनों को भी अर्थ से अन्यार्थ की प्रतीति होती है। और देशस्य वैशिष्ट्यात्, इस देश में कौन सी बात कही जा रही है उससे भी प्रतिभावान जनों को अर्थ से अर्थांतर की प्रतीति होती है, व्यंग्यार्थ की प्रतीति होती है। काल से, किस काल में जो बात कही जा रही है, माने अगर कोई बात मान लीजिए कोई ऐसा बात है जो सुबह कही जा रही है तो उसका व्यंग्यार्थ हो रहा है, लेकिन अगर वही बात रात में कह दी जाए तो उसका कोई उसमें व्यंग्यार्थ नहीं होगा। तो आप सामाजिक के रूप में ये जानते हो कि ये बात किस काल में कही गई है, भले वो बात आपके सामने नहीं कही जा रही हो साक्षात, उस बात का केवल आपको क्या है, माने कही हुई बात को ही सुन रहे हैं आप। नाटक आदि में तो हमको, हमारे सामने तो दुष्यंत और शकुंतला का संवाद नहीं चल रहा है, उस संवाद का अभिनय हो रहा है, लेकिन हमको ये पता होना चाहिए सामाजिक के रूप में यह जो बात कही गई है शकुंतला के द्वारा दुष्यंत के प्रति, वह दिन में कही गई है, रात में कही गई है, सुबह कही गई है। तो उस काल के वैशिष्ट्य से भी हम सामाजिकों को उस अर्थ से वहां पर व्यंग्यार्थ की प्रतीति होती है। ठीक है, और आदि शब्द से यहाँ पर हमको चेष्टा का ग्रहण करना है। ठीक है, कभी ऐसे आप उस सामान्य बात को समझेंगे तो उस बात का कोई व्यंग्यार्थ नहीं है, वाच्यार्थ की उत्पत्ति हो जाती है, लेकिन चेष्टा माने अभिनय जब कोई करता है तो उस अभिनय के वैशिष्ट्य के ज्ञान से
उस अर्थ से वहां पर व्यंग्यार्थ की उत्पत्ति होती है, व्यंग्यार्थ की प्रतीति होती है। तो इस पूरे लक्षणांश से यह ज्ञान हुआ कि वक्ता आदि के वैशिष्ट्य से, माने इनका ज्ञान होने से, इनके संबंध से जो काव्य वासनांत करण जन है, माने काव्य वासना वाला है अंतःकरण जिनका, ऐसे सहृदय जनों को अर्थ से, वाच्य लक्ष्य व्यंग्य में से किसी एक भी अर्थ से दूसरे अर्थ की, माने व्यंग्यार्थ की प्रतीति होती है। और उस अर्थ की प्रतीति को कराने वाला जो व्यापार है अर्थ का, उसको हम व्यंजना कहते हैं। ठीक है, ये मुख्य रूप से यहाँ पर आया निष्कर्ष। अब अस्मिन् कारिकांशे यावत् शब्दान् आचार्य मम्मटः कठिनमिति मनुते तावत् शब्दान् वृत्तिशास्त्रे व्याख्याति, नाम तेषां शब्दानां व्याख्यानं करोति। देखिए, बोद्धव्य प्रतिपाद्यः, बोद्धव्य शब्द का अर्थ उनको लगा कि किसी को नहीं आएगा, हमारे पाठकों को तो बता देते हैं। बोद्धव्य शब्द का अर्थ होता है प्रतिपाद्य, माने जिसको बात कही जा रही है, ऐसा कोई व्यक्ति। काकु शब्द का अर्थ क्या है, तो बोले कि काकुहु ध्वनिर्विकारः, जब वक्ता वाक्य बोलता है तो उसकी जो वैखरी है, उस वैखरी में जो विकार है उसको हम काकु कहते हैं। प्रस्ताव शब्द का अर्थ क्या है, तो प्रकरण, प्रस्ताव शब्द का अर्थ है प्रकरण। और अर्थस्य माने वाच्य लक्ष्य व्यंग्यात्मनः, ये हमने आपको बताया था। अर्थ से यहाँ पर केवल आपको वाच्य नहीं लेना है, क्योंकि काव्य में तीनों ही अर्थ की व्यंजकता मानी गई है, माने तीनों ही अर्थों से व्यंग्यार्थ हो सकते हैं। यह आपने द्वितीय उल्लास में देखा है ना, वाच्यस्य व्यंग्यताया उदाहरणम मातर्गृहोपकरणम मध्ये खलु नास्ति इत्यासीत् न, लक्ष्यस्य व्यंग्यतायाः साधयन्ति सखिसुभगं क्षणे क्षणे दूनास इत्यादि आसीत्। पश्य निश्चर निष्पन्दा विसनी पत्रे राजते बलाका इतीदं पद्यं व्यंग्यार्थस्य व्यंजकतायाः उदाहरणमासीत्। कथं व्यंग्येनापि अर्थेन अपरः व्यंग्यार्थः प्रत्याय्यते। तो एवं सर्वेषाम् अर्थानाम् अत्र अर्थपदेन ग्रहणम् इष्टम् अस्ति। अस्तु, क्रमेणोदाहरणानि। अब देखिए क्रम पूर्वक, अब क्रम किसका लें, तो जो भी वैशिष्ट जिनका पता होना चाहिए, ऐसे जो है ना वक्ता आदि, उनके क्रम से उदाहरण दे रहे हैं। तो पहले वक्ता के वैशिष्ट के ज्ञान से जब अर्थ से अर्थांतर की प्रतीति होती है, ऐसा स्थल बताते हैं। देखिए, तो इदं प्राकृतं रूपमस्ति अस्य, तत्र संस्कृतं रूपम् इत्थमस्ति, अतिपृथुलं जलकुम्भं गृहीत्वा समागतास्मि सखि त्वरितं श्रमस्वेद सलिलनिःश्वासनिस्सह विश्राम्यामि क्षणम्। अत्र किमस्ति, काचित् वनिता, काचित् रमणी अस्ति नायिका, सा नायकेन सह रमणं कृत्वा इदानीं गृहात् इयं जलानयन व्याजेन गतवती। सखीम् उक्त्वा कि अहं जलम् आनेतुं गच्छामि, जलस्थानात् घटं नीत्वा इयमगच्छत् गृहात्, तेन व्याजेन नायकम् उपभुज्य इयं प्रत्यागता, तस्याः नायकम् उपभुज्य गृहं प्रत्यागतायाः नायिकायाः सखीं प्रति इयम् उक्तिः अस्ति। अब देखो कैसे अपना जो रहस्य है वो प्रकाशित न हो जाए इसके सामने, इस प्रकार से बता रही है, क्योंकि वस्तुतः रतिक्रियायां श्रांता इयं जाता, अतः श्रमस्वेदः अस्ति, श्रमजन्यः स्वेदः अस्ति, पसीना आ गया है इसको, तो बता रही है कि ये सब क्यों है ना। और सांस जो है इसकी जो चढ़ी हुई है बहुत तेज तेज, इसको है ना
श्वास ले रही है, ये तो बता रही है कि मैं थकी हुई हूँ, बहुत जल्दी चल करके आई हूँ, बहुत भारी था ये घट। ऐसे ऐसे बहाने बना रही है अपनी सखी के सामने। तो अति पृथुलम जलकुंभम, देखो बहन, ये जो घड़ा था ना, तुमने छोटा नहीं दिया मुझे, बहुत बड़ा ये तुमने घड़ा दे दिया था। जलकुंभ जो है, अति पृथुलम, अति महा अस्ति इदम, हाँ, जलानयन पात्रम, अतः अस्य भारो महान अस्ति, तेन अहम एतावद अवस्थाम प्राप्तास्मि। और दूसरी बात यह है कहीं बैठ करके नहीं आई हूं मैं, है ना। ये दूसरी बात है कि पहली बात तो ये इतना भारी तूने मुझे घड़ा दे दिया है, और दूसरी बात मैंने कहीं पर भी रेस्ट नहीं किया है। सखी त्वरितम समागतास्मि, सीधा गई, जल लिया और सीधा आ गई। तो भारवतः वस्तुनः आनयने तत्रापि त्वरानयने आनेतुः तत्र क्लांति ही सहजा एव, थकना सहज ही है, ठीक है। तो और इसीलिए क्या हो रहा है, श्रमश्वेद सलिल निश्वास निशः श्रमजन्य, हाँ, अतिपृथुलस्य जलकुंभस्य आनयने तत्रापि त्वरानयने यः श्रमः जातः तेन श्रमेण यः स्वेदः यत् स्वेदसलिलं स्वेदजलम् आगतं तेन निश्वास निस्सह, उससे क्या होगा, हो गया है, मेरे जो निश्वास है ना वो बढ़ गए हैं। तो ऐसे निश्वासों को सहन नहीं कर पा रही हूं मैं, मुझसे अब और सहन नहीं हो रहा है। निस्सह, है ना। क्षणम विश्राम्यामी, अब तू मुझे थोड़ी देर विश्राम कर लेने दे, यहाँ से हट जा, है ना, है ना। हे सखी, अहम एवं 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 जलम आनीतवती अस्मि, अतः क्षणं विश्राम्यामि, एवं सा नायिका स्व सखीम प्रत्यवोचत, उसने ऐसा बोल दिया। अब यहां पर ये ध्यान देना है कि अगर यह बात कोई अच्छी स्त्री बोले, अच्छी स्त्री माने जिसका चरित्र, जिसका शील जो है वह परीक्षित है, सब जानते हैं कि यह इयम अतीव शीलवती स्त्री अस्ति, कुलीना अस्ति, बहुत चरित्र इसका अच्छा है, ऐसा जानते हैं अगर, तो वह ये बात बोलेगी तो इस बात से कोई व्यंग्य नहीं आएगा। अस्तु, परंतु इयम अस्ति काचिद व्यभिचारिणी स्त्री, हाँ, तो अस्याः वक्तुः, व्यभिचार नायिकायाः वक्तुः वैशिष्ट्यं सामाजिकाः जानन्ति। ये जो बात सुन रहे हैं, इसके द्वारा बोले जाने वाक्य को जो सुन रहे हैं सामाजिक, वो जानते हैं कि इयम वक्त्री स्वैरविहारिणी अस्ति, व्यभिचारिणी अस्ति, अतः व्यभिचारी रूपम वैशिष्ट्यम, व्यभिचार रूपम वैशिष्ट्यम वक्तुः जानन्ति सामाजिकाः, अतः तैः सामाजिकैः अस्याः चौर्यरतगोपनम्, इमे सामाजिकाः जानन्ति यत् इयं केनचित् परपुरुषेण उपनायकेन जलानयनस्थाने मिलति, हाँ, तेन सह रमते इयम, ऐसा जानते हैं। तो इसीलिए उन सामाजिकों के प्रति व्यंग्य होगा कि अत्र चौर्यरत गोपनम अस्ति, इयम चौर्यरत गोपनम यदस्ति अस्याः तद करोति, ये अपने छुप करके इसने जो रति की है उपनायक के साथ, उसको छिपा रही है ना। क्योंकि रोज जलानयन तो रोज होता है, तो सखी पूछेगी ना कि इतनी पसीना कैसे आ रहा है तुमको, इतनी थकी हुई कैसे हो, रोज तो नहीं थकती हो इतनी, जलानयन स्थान तो एक ही है। तो ऐसे ओवर कई बार होता है ना, हमको कई बार ज्यादा बोलना भी हमको संशय के घेरे में ले आता है ना। कई बार हमको अनपेक्षित नहीं बोलना चाहिए। यहाँ पर ये ओवर एक्सप्लेन कर रही है अपने थकान को, मैंने उसके जो रीजन है उनको। इसीलिए सामाजिक जो हैं वो उनके प्रति क्या व्यंग्य होता है, तैः अत्र
चौर्यरथगोपनम् अस्याः वक्त्र्याः नायिकायाः गम्यते। अस्तु, तर्हि अलम् एतावता अद्यतनपाठेन पुनः अस्याम् आर्थिव्यञ्जनायामेव अन्ये ये सन्ति बोधव्यादयः तेषां वैशिष्ट्यात् कथम् अर्थात् अन्यार्थस्य धी भवति इति वयम् आगामिनि पाठे ज्ञास्यामः। धन्यवादः।